क्लास ये टॉपिक आपको मैंने पहले ही समझा दिया है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो सबसे पहले जो हम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे थे राउट्स लॉ के हिसाब से लिक्विड इन लिक्विड, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब है दो कंपोनेंट है, दोनों ही लिक्विड है। तो ये आपने समझ लिया था। ये उसके बाद जब हमने ये देखा कि दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब क्या बताया था, जो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है उसके ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं छोड़ के चले जाते हैं, गैस स्टेट में आ जाते हैं, तो वेपर प्रेशर क्रिएट होता है उन वेपर्स की वजह से। तो सॉल्यूशन जो है उसके ऊपर जो वेपर प्रेशर है कितना होगा क्या होगा वो सब यहाँ पे आ रहा है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, कि कितना वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये आपका राउल्ट्स लॉ था। पहले कंपोनेंट के हिसाब से राउल्ट्स लॉ हमने लिख लिया था, दूसरे कंपोनेंट के हिसाब से भी हमने राउल्ट्स लॉ लिख लिया है। जो P1 है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 है, जो नोट आ गया इसका मतलब वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। ठीक है, उसके बाद हमने कर लिया था, दोनों को जोड़ दिया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस में P2। मैं दोबारा इसलिए करवा रही हूँ कि थोड़ा सा वीडियो में कट गया था। तो अब आपको आराम से पता चल जाएगा। जो P टोटल है वो P टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। हमने क्या किया था, हमने पहले कंपोनेंट का और दूसरे कंपोनेंट दोनों कंपोनेंट को जोड़ दिया है, और फिर हमने इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन है, दो ही है कंपोनेंट, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू आ गई 1 माइनस x2। ठीक है, तो ये 1 माइनस x2 हमने इसमें पुट कर दी और यहाँ तक हमने निकाल लिया था। ठीक है ना, हम इससे आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि हमने इनसे क्या कंक्लूजन निकाला है। तो क्या कंक्लूजन निकाला है, ये जो इक्वेशन आई है इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन कंपोनेंट। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी हो तो इस फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है। इसका मतलब टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसी एक कंपोनेंट पे भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि टोटल वेपर प्रेशर जो है ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2, तो हमने यहाँ पे कंपोनेंट 2 लिया था, और कंपोनेंट 2 का जो टोटल वेपर प्रेशर है इसके साथ कोई रिलेशन है, तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करके दिखाया है। देखो अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये हमने ग्राफ इसीलिए बनाया क्योंकि ग्राफ हमने नहीं किया था, तो हम अब ग्राफ कर रहे हैं। देखो आप पहले इस ग्राफ को समझो कि हुआ क्या है। यहाँ पर देखो x1 जो है वो 1 है, x2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये कंपोनेंट 1 का प्योर स्टेट वाला है। ठीक है ना, कंपोनेंट 1 का क्या है, ये प्योर स्टेट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 0 है 2 कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ पर देखो ये वेपर प्रेशर कि उसका कोई वेपर प्रेशर है, इसीलिए कंपोनेंट 1 का प्रेशर नोट लिखा हुआ है। नोट का मतलब प्योर स्टेट, उसमें कोई भी मिक्सिंग नहीं है। तो मान लो ये इस पॉइंट पे जो इसका ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये इसका P1 नोट है। इसी तरीके से दूसरा जो कंपोनेंट है उसकी प्योर स्टेट ली, x2 की प्योर स्टेट ली, मतलब 2 कंपोनेंट की प्योर स्टेट ली, 1 को 0 मान लिया, तो अब वो प्योर स्टेट में है, तो उसका मान लो वेपर प्रेशर जो था वो P2 नोट था। मान लिया था, तो आपने माना ही है पूरे इसके अंदर डेरिवेशन के अंदर। तो वो ये बोल रहा है कि जैसे जैसे धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा था, मोल फ्रैक्शन के। राउल्ट्स लॉ ने कहा था ना, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। उसी के बाद तो हमने मल्टीप्लाई किया था क्या, P नोट, तो वो एक कांस्टेंट ही हुआ ना उस पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे। तो अब उसकी वैल्यू अगर घटती जाएगी, देखो मोल फ्रैक्शन इस वक्त 1 है यहाँ पर, अब इसकी वैल्यू घटती जा रही है, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, घटता जा रहा है कंपोनेंट 1 का। इसी तरीके से अगर कंपोनेंट 2 का बात करें तो उसका घटता जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो घटती जा रही है, क्योंकि 2 देखो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया ना। इस साइड 2 क्या है, 0, इस साइड क्या है 1। तो मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे घटता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वेपर प्रेशर उसका घटता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, दोबारा क्लियर कर लेते हैं। तो अब दोबारा से देखते हैं इसको। हमने ये कहा ये कि कंपोनेंट 1 का प्योर सॉल्वेंट था, जब तब है ये, तब ये प्योर स्टेट में था, ये P2 है। तो अब जो आया है, जो हमने किया है, जो P टोटल निकाला है, वो P टोटल क्या है, वो P टोटल बेटा ये वाली लाइन है जो ये दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कौन सी वाली, दिस वन,
ये वाली। तो पी टोटल की वैल्यू जो आई है वो लीनियरली रिलेट कर रही है किसके साथ, ध्यान से देखो अब किसके साथ कर रही है, मोल फ्रैक्शन 0 से किस साइड गया है, 1 पे, है ना। तो इसका मतलब किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यही वो ये बोल रहा था कि लीनियरली रिलेशनशिप है। ये देखो यहाँ बोला इसने, ये इक्वेशन थी, यहाँ पे सिर्फ x2 है, इसका मतलब ये लीनियर रिलेशनशिप दिखा रहा है किसके साथ, प्रेशर टोटल जो है उसके साथ। तो यही वाला था, टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2। ये आपको समझ में आ गया अब इस ग्राफ से। अब ये मैंने पहले ही बता दिया, जो इसने अभी ये समझा रखा है सारा थर्ड पॉइंट में, ये मैंने आपको समझा दिया कि जैसे जैसे 1 की कंसंट्रेशन कंपोनेंट 1 की मोल फ्रैक्शन की घटती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर घटता जाएगा। तो आपका ये हो गया है लिक्विड इन लिक्विड का वेपर प्रेशर टोटल। अब मैंने ये जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल सिंपल है, यहीं पे समझ लेते हैं क्या न्यूमेरिकल है। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोमीथेन एट 290 इतना इतना। तो इसने देखो क्या दिया है, वेपर प्रेशर दिया है, क्लोरोफॉर्म का इतना है और डाइक्लोरोमीथेन का इतना है, ठीक है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, इतना और इतना ग्राम लिया, तो बताओ कि मोल फ्रैक्शन कितना और टोटल वेपर प्रेशर कितना है। तो क्वेश्चन देख के सबसे पहले जो आप अपनी घबराहट है ना, इसको बंद कर दिया करो, घबराया मत करो, सोचो उसने पूछा क्या है। उसने पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, P1 + P2 करना है ना आपने, तो आपको P1 निकालना पड़ेगा, और P1 के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या करोगे प्रेशर निकालने के लिए, P1 प्लस में P2, ये टोटल है। तो ये P1 निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या कहता है, P1 के लिए आपका फॉर्मूला कहता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो ये चीज़ों में से उसने क्या चीज़ दे रखी है वो देखो, क्या दे रखी है उसने, जो ये 200 mm ऑफ Hg दिख रहा है आपको कंपोनेंट 1 का, ये आपका क्या है, ये कंपोनेंट 1 या CH_Cl3 जो भी आप लिखो, ये आपका कितना है 200, और P2 नोट भी दे रखा है कितना 415 mm। इतनी बातें समझ में आ गई। अब सॉरी, तो अब क्या करना है, हमने मोल फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि देखो आपके पास क्या है, आपके पास P1 नोट है, P2 नोट है, अभी आपको बताया था ये P1 नोट है, ये P2 नोट है, आपके पास है। बट प्रेशर निकालने के लिए आपको, कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आपको मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। और मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालोगे, जब आपको दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता होंगे। तो आपको प्रोवाइड क्या किया गया है, 25.5 ग्राम CH_Cl3, तो आप आराम से मोल नहीं निकाल सकते CH_Cl3 के, तो वही निकाल रहे हैं हम। तो देखो ये क्या क्या, CH2Cl2 कितना था 40, बटे में इसका वजन कितना होगा, देखो कार्बन का कितना होता है 12, 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 35.5 होता है, तो 2 कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, 85 से डिवाइड कर दो उसको, है ना, उतने से ही डिवाइड, निकल गया ना मोल्स। ऐसे ही हम क्लोरोफॉर्म का मोल्स निकाल लेंगे, और ऐसे ही हम फिर जब मोल्स निकाल लेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी आराम से निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं CH2Cl2 का, तो इसके मोल्स बटे में क्या किया हमने, इसके और इसका का जमा कर दो, तो 0.47 और 0.213, दो ही कंपोनेंट है, दोनों के मोल्स जोड़ दो आप, 0.683, यही तो है, लिख गया। तो आपने क्या किया है, 0.47 मोल लिए हैं, उनको डिवाइड कर दिया टोटल मोल से, तो ये आपका क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2। और दूसरा आपने डायरेक्ट उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होगा 1 होगा, तो 1 माइनस ये आपका आ गया CH_Cl3 का। अब आपकी इक्वेशन यूज़ कर लो, P टोटल क्या था, P1 प्लस में P2, या तो आप डायरेक्ट वैसे कर लो, नहीं तो ये लास्ट इक्वेशन थी उसको भी यूज़ कर सकते हो आप। तो लास्ट इक्वेशन की सारी वैल्यू पता है आपको, P1 पता है 200 था, P2 पता है 415, P1 है 200, और ये लास्ट में x2 था, ये x2 भी आपको पता है कितना 0.688। तो आपका टोटल प्रेशर जो है वो निकल गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। उसके बाद उसने जो पूछा था वो निकाल देते हैं। क्या पूछा था उसने, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, इसमें मोल फ्रैक्शन पूछा था, तो मोल फ्रैक्शन तो हमने पहले ही निकाल दिए थे। अगर वो पार्शियल प्रेशर पूछता, मान लो
अच्छा सॉरी मैंने पूरा पढ़ा नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेस। देखो वेपर फेस में जो होता है ना, तो वेपर फेस का सेम अपने वही वाला होता है जो सॉल्यूशन में होता है ना बेटा, वही वेपर फेस में होता है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपको प्रेशर का फॉर्मूला पता है, क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, ये रहा, मोल फ्रैक्शन ये आ गया, मोल फ्रैक्शन CH2Cl2 का, इनटू में कितना था वो, ठीक है, तो ये कितना था 415 था, तो ये आपका आ गया वेपर फेस में। और ये जो आ गया आपका CHCl3 का, उसका देखो मोल फ्रैक्शन कितना था CHCl3 का, 0.312 इंटू में 200, तो ये, तो आपने ये प्रेशर निकाल दिया है, ठीक है। तो ये बस इतना ही कैलकुलेशन था और कुछ था ही नहीं इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो गया, सेकंड है ही नहीं इसमें कोई क्वेश्चन। तो अब अगला जो आएगा वो है राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो अगर हेनरीज लॉ अगर आपको पता हो तो राउल्स लॉ के हिसाब से क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं ना कि प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे। और हेनरीज लॉ भी तो यही कह रहा था कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। ये चीज़ें देखो ना, अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लगा दूं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ही तो था हेनरीज लॉ के हिसाब से। और यहाँ पे भी देखो P1 नोट की वैल्यू तो फिक्स है ना उस टेम्परेचर पे, तो इसका मतलब अगर P1 नोट को भूल जाओ तो सेम नहीं है। तो ये एक स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का, तो दोनों सेम ही है। बस राउल्स लॉ में क्या आता है, राउल्स लॉ में P1 नोट आता है, ये वाली चीज़ अलग आती है, और हेनरीज लॉ में क्या आता है, हेनरीज कांस्टेंट दैट इज KH। बाकी प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशनशिप दोनों एक जैसा ही बयां करते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया इतना। अगली बार अगली टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड इन लिक्विड के लिए वही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पढ़ेंगे हम नोटबुक से समझ के। थैंक यू क्लास।